नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज नेट पर। क्या यूरोप अब एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की नींव हिला सकता है? यूक्रेन इस वक्त एक भीषण आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। अगले सिर्फ 2 साल में उसे जिंदा रहने के लिए करीब 130 अरब यूरो चाहिए। और दूसरी तरफ यूरोप के पास पड़े हैं रूस के 210 अरब यूरो के जमे हुए एसेट्स। कागज पर तो ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन लगता है, रूस का पैसा लो और यूक्रेन को दे दो। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि बेल्जियम साफ शब्दों में कह रहा है, अगर ये पैसा इस्तेमाल किया गया तो इसे चोरी माना जाएगा और इसका बदला रूस ऐसा लेगा जिसकी कीमत दशकों तक चुकानी पड़ेगी। अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। रूस ने यूरोक्लियर पर सीधा मुकदमा ठोक दिया है। ये कोई मामूली केस नहीं है। ये वो पल हो सकता है जहां से वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम पर दुनिया का भरोसा टूटना शुरू हो जाए, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम भरोसे से चलते हैं। भरोसा बनने में दशकों लगते हैं, लेकिन टूटने में सिर्फ एक फैसला काफी होता है। यह भरोसा टूटना तब शुरू हुआ जब अमेरिका और यूरोप ने रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया। डॉलर में लेन देन बंद हुआ, रूबल एक झटके में करीब 30% गिर गया। और फिर आया सबसे खतरनाक कदम, रूस के सेंट्रल बैंक के करीब 300 अरब डॉलर के रिजर्व्स को फ्रीज कर देना। इनमें से लगभग 210 अरब यूरो अकेले यूरोप के पास हैं, और वो भी ज्यादातर बेल्जियम में स्थित यूरोक्लियर के जरिए। सवाल अब ये नहीं है कि पैसा कहां रखा है, सवाल ये है कि इस पैसे की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी आखिर किसकी है। क्योंकि जिस दिन किसी देश के सॉवरेन रिजर्व्स को फ्रीज से आगे बढ़ाकर जब्त करना नॉर्मल बना दिया गया, उसी दिन पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल व्यवस्था एक खतरनाक ढलान पर फिसल गई। आज अगर रूस के सेंट्रल बैंक के पैसे को छूना जायज ठहराया जा रहा है, तो कल कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। चाहे वो चीन हो, सऊदी अरब हो, भारत हो, या कोई भी उभरती हुई इकोनॉमी। यही वो डर है जिसकी वजह से बेल्जियम और इटली खुलकर यूरोप के ही खिलाफ खड़े हो गए हैं। बेल्जियम साफ कह रहा है कि अगर इन एसेट्स को यूक्रेन के लिए इस्तेमाल किया गया तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फैसला नहीं होगा, बल्कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सीधी सीधी चोरी होगी। और सबसे खतरनाक बात यह कि ऐसा फैसला इरिवर्सिबल होगा। एक बार अगर ये लकीर पार हो गई तो दुनिया दोबारा कभी पुराने नियमों पर वापस नहीं आ पाएगी। इटली भी यही चेतावनी दे रहा है कि सॉवरेन एसेट्स पर हाथ डालना एक ऐसा पैंडोरा बॉक्स खोल देगा जिसे बंद करना नामुमकिन होगा। जब डिप्लोमेसी फेल हो गई, बैकडोर बातचीत खत्म हो गई और फाइनेंशियल प्रेशर भी काम नहीं आया, तब रूस ने आखिरी हथियार उठाया, अदालत। बैंक ऑफ रशिया ने यूरोक्लियर के खिलाफ 18 ट्रिलियन रूबल का मुकदमा ठोक दिया, यानी लगभग 230 अरब डॉलर। यह कोई नॉर्मल लीगल केस नहीं है। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक सॉवरेन सेंट्रल बैंक किसी वेस्टर्न फाइनेंशियल कस्टोडियन को सीधे कोर्ट में घसीट रहा है, वो भी अपने रिजर्व्स वापस पाने के लिए। टेक्निकली यूरोक्लियर खुद को एक प्राइवेट और इंडिपेंडेंट संस्था बताता है, लेकिन असलियत यह है कि वो पूरी तरह ईयू के कानूनों और बेल्जियम की जुरिस्डिक्शन के तहत काम करता है। और यही बात पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकों को एक खतरनाक सिग्नल दे रही है। अगर पैसा वेस्ट में रखा है तो क्या वो वाकई आपका है, या जरूरत पड़ते ही उस पर पॉलिटिकल कब्जा किया जा सकता है। असल में रूस शायद ये केस सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ रहा। वो जानता है कि इतना बड़ा अमाउंट वापस मिलना मुश्किल है, लेकिन इसका असली मकसद कहीं गहरा है। सिस्टम में डर पैदा करना, भरोसे में दरार डालना, और यूरोप को यह दिखाना कि ये एसेट्स अब सिर्फ रूस की समस्या नहीं है, बल्कि यूरोप की अपनी फाइनेंशियल सेहत से जुड़ चुके हैं। आज ईयू पहले से ही भारी कर्ज के दबाव में है। नए बॉन्ड्स निकालना पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों ही लिहाज से रिस्की हो चुका है। ऐसे में रूसी एसेट्स से मिलने वाला ब्याज यूरोप के लिए लाइफलाइन बन गया है। इसी ब्याज के दम पर यूक्रेन को फंड किया जा रहा है, बिना यह कहे कि असल पैसा कहां से आ रहा है। सिर्फ 2024 में इनसे 6.9 अरब यूरो का ब्याज पैदा हुआ। 2025 के पहले 6 महीनों में ही 2.6 अरब यूरो और बन चुके हैं, जिनमें से 1.8 अरब यूरो पहले ही विंडफॉल कंट्रीब्यूशन के नाम पर निकाल लिए गए। यानी ये पैसा किसी तिजोरी में बंद नहीं है, ये घूम रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, सिस्टम को चला रहा है। इतना ही नहीं, यूरोक्लियर की खुद की कमाई भी इन्हीं एसेट्स पर टिकी हुई है। 2022 में
कंपनी के प्रॉफिट का करीब 50% रूसी एसेट्स से आया। 2023 में ये आंकड़ा 77% तक पहुंच गया और 2024 में भी 50% से ज्यादा मुनाफा यहीं से निकला। अब समझ आता है कि यूरोप क्यों इस पैसे को छोड़ने के मूड में नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, सीधा सीधा बिजनेस है। लेकिन रूस भी ये सब चुपचाप देखता रहेगा, ऐसा मानना सबसे बड़ी भूल होगी। अगर रूस ने आज जवाब नहीं दिया तो अमेरिका और ब्रिटेन में फंसे उसके बाकी सेंट्रल बैंक रिजर्व्स भी हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए अगला कदम बेहद खतरनाक हो सकता है। रूसी अदालतें पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि वो पश्चिमी कंपनियों के रूस में मौजूद एसेट्स पर जवाबी कार्रवाई कर सकती हैं। करीब 16 अरब डॉलर के ईयू क्लाइंट एसेट्स आज भी रूस के अंदर मौजूद हैं। रकम सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन असली नुकसान पैसों का नहीं होगा, असली नुकसान भरोसे का होगा। बेल्जियम इसी वजह से सबसे ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि यूरोक्लियर वहीं बैठा है। अगर रूस की अदालतें एक के बाद एक फैसले सुनाने लगीं, तो यूरोक्लियर पर लीगल मुआवजों का पहाड़ टूट सकता है। कुछ रूसी बैंकों के पक्ष में फैसले पहले ही आ चुके हैं। अगर ऐसे सैकड़ों केस खुल गए तो कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल हिल सकता है। ऊपर से G7 के अंदर की दरारें अब छुपी नहीं रहीं। फ्रांस बेल्जियम को रिस्क लेने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन खुद के प्राइवेट बैंकों में रखे करीब 20 अरब यूरो के रूसी एसेट्स की लोकेशन तक बताने से बच रहा है। जापान भी लीगल रिस्क्स को लेकर खुलकर नाखुशी जता चुका है। अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि ये कहानी तब तक पूरी नहीं होती जब तक इसमें भारत को शामिल न किया जाए। बहुत कम लोगों को पता है कि भारत का भी बहुत बड़ा पैसा आज विदेशों में रखा हुआ है। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन के फाइनेंशियल सिस्टम में पार्क किया गया है। वही सिस्टम जो आज रूस के सॉवरेन एसेट्स को फ्रीज और कंट्रोल कर रहा है। भारत के पास कुल मिलाकर सैकड़ों अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, जिनमें बड़ा हिस्सा डॉलर, यूरो और विदेशी बॉन्ड्स के रूप में वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास कस्टडी में रखा जाता है। अभी तक ये व्यवस्था सेफ मानी जाती थी, लेकिन रूस के केस के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर कल किसी जियोपॉलिटिकल टकराव में भारत पर भी दबाव डाला गया तो क्या भारत का पैसा वाकई पूरी तरह सुरक्षित रहेगा? भारत आज एक उभरती हुई महाशक्ति है, लेकिन वो अभी भी उसी ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का हिस्सा है जिसे अमेरिका और यूरोप कंट्रोल करते हैं। आरबीआई लगातार गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहा है, डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश हो रही है और कई देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड की शुरुआत हो चुकी है। ये सिर्फ इकोनॉमिक फैसले नहीं है, ये एक तरह की बीमा पॉलिसी है, ताकि भारत का पैसा पूरी तरह किसी और के सिस्टम की दया पर न रहे। यानी अब सवाल सिर्फ यूक्रेन को फंड करने का नहीं रह गया है। असली सवाल यह है, अगर आज रूस का पैसा जब्त किया जा सकता है तो कल किस देश का नंबर आएगा? और जिस दिन यह सवाल हर सेंट्रल बैंक, हर सॉवरेन फंड और हर बड़े इन्वेस्टर के दिमाग में गूंजने लगेगा, उस दिन वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम पर आंख बंद करके भरोसा करने का दौर खत्म हो जाएगा। और शायद यही वो पॉइंट है जहां से दुनिया एक नए, अनजाने और कहीं ज्यादा खतरनाक ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देगी।